नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन क्लासेस रामू में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो हमारा जो मनोविज्ञान वाला सेशन चल रहा था उसका हमारा दूसरा लेसन था बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक। तो इसका मैंने पहला पार्ट जो है अपलोड कर चुका हूं और इसी का जो है दूसरे लेसन का ही आज का जो हमारा होगा और वो होगा दूसरा पार्ट शैशव अवस्था बाल्यावस्था। आज इस टॉपिक में ख़त्म किया जाएगा। उसके बाद एक और टॉपिक आएगा, उसमें किशोरावस्था को ख़त्म कर दिया जाएगा। तो आज हमारा जो है बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक का आज हमारा दूसरा पार्ट है। तो ये मनोविज्ञान वाला सेशन चल रहा है और ये जो वीडियो है यूथ कंपटीशन टाइम्स की बुक आती है, उसमें वन लाइनर पोर्शन की तरह दिया गया होता है, उसी से मैं आपको करा रहा हूँ। तो अगर आप प्राइमरी सुपरटेट शिक्षक भर्ती की तैयारी करते होंगे तो आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब आप जरूर करिएगा। एक चीज़ आपको बता दें कि शिक्षक भर्ती से रिलेटेड विभिन्न नोट्स पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो वो हमारे आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है टेलीग्राम चैनल का। वहाँ से जाकर आप टेलीग्राम चैनल पर से बहुत से नोट्स आप ले सकते हैं। तो चलिए दोस्त, सीधे चलते हैं अपने टॉपिक पर और आज का हमारा टॉपिक बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक का पार्ट 2 होगा। तो चलिए सीधे चलते हैं अपने टॉपिक पर। पहला पॉइंट दिया गया है कि विकास की 5 अवस्थाएं दी गई है। इसमें कौन कौन सी? तो एक गर्भावस्था जो कि गर्भ से जन्म तक होती है, जिसे 9 माह तक कह सकते हैं आप। उसके बाद शैशवावस्था जन्म के बाद 6 वर्ष तक होती है। बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष तक होती है। किशोरावस्था 12 से 18 और प्रौढ़ावस्था 18 वर्ष से आगे की अवस्था होती है। ये है हमारे बाल विकास की 5 महत्वपूर्ण अवस्थाएं। हालांकि मनोवैज्ञानिक शैक्षिक दृष्टिकोण से बाल विकास की अगर बात किया जाएगा, बाल विकास की याद रखिएगा, बाल विकास की अगर बात किया जाएगा तो वो 3 अवस्थाएं होती हैं और बाल विकास ये 3 ही अवस्था के अंतर्गत आता भी है और इसी का अध्ययन किया जाता है, जैसे शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। इसमें से हम पहला टॉपिक जो है हमारा शैशवावस्था आज हम पढ़ेंगे, जो कि जन्म से 6 वर्ष की अवस्था होती है। ध्यान रखिएगा, पहले ही पॉइंट में दिया गया है कि जन्म से 6 वर्ष तक की आयु का जो बालक होता है वह शैशवावस्था के अंतर्गत आता है। तो ध्यान रखिएगा। उसके बाद कुछ मनोवैज्ञानिकों के अनुसार शैशवावस्था 6 वर्ष तक ही आयु को कहते हैं। वही बात यहाँ भी दे दिया है कि कुछ मनोवैज्ञानिकों के अनुसार जो है शैशवावस्था 6 वर्ष की आयु तक ही मानी गई है। उसके बाद अगला हमारा पॉइंट है कि समाजीकरण की प्रक्रिया के प्रारंभ होने की अवस्था की अगर बात किया जाए तो वह शैशवावस्था होता है, क्योंकि शैशवावस्था के बाद ही बालक जो है समाज से धीरे धीरे मिलना, देखना, खुलना सब स्टार्ट हो जाता है। तो समाजीकरण की प्रक्रिया का प्रारंभ शैशवावस्था से ही होता है। और अगला मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट थर्नडाई का विचार है कि 3 से 6 वर्ष तक का बालक अर्ध सपनों में खोया रहता है। अर्ध सपनों में रहता है या खोया रहता है, ये कह सकते हैं। तो याद रखिएगा। अगला पॉइंट है कि एक नवजात शिशु का कद ऊंचाई होता है तो 51 सेंटीमीटर या आप उसको 20 इंच कह सकते हैं। ठीक, आगे चलते हैं। एक नवजात शिशु का भार 6 से 8 पाउंड या 4 से 5 केजी कह सकते हैं। उनका जन्म के समय वजन होता है, किलो में वो इतना होता है, पाउंड में 6 से 8 पाउंड कहा जाता है। अगला पॉइंट है कि शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल किसने कहा है? तो वेलेंटाइन ने कहा है। तो याद रखिएगा, वेलेंटाइन ने शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल कहा है। उसके बाद आगे चलते हैं। सबसे तेज शारीरिक विकास होता है तो वह शैशवावस्था में ही शारीरिक विकास सबसे तेज गति से होता है। ध्यान रखिएगा। और अगला पॉइंट है कि विकास की प्रक्रिया होती है तो गर्भावस्था से लेकर जीवन पर्यंत तक चलती रहती है विकास की प्रक्रिया, लेकिन वृद्धि जीवन पर्यंत नहीं चलती रहती है। वो एक निश्चित सीमा पर जाने के बाद रुक जाती है, लेकिन विकास जो है जन्म गर्भावस्था से लेकर और जीवन प्रयत्न यानी कि जब तक इंसान जीवित रहता है तब तक चलते रहते हैं।
सहसावस्था में वृद्धि की बात करें तो सहसावस्था में वृद्धि बहुत तेजी गति से होती है, तीव्र गति से होती है। आप देखते ही होंगे कि बालकों की जो वृद्धि है सहसावस्था में सबसे तीव्र गति से होती है। जन्म से किशोरावस्था तक की गतिविधियों को बाल मनोविज्ञान कहते हैं। यही ना बात है, मैंने अभी कहा कि जन्म से लेकर किशोरावस्था तक का, यानी कि सहसावस्था से लेकर बाल्यावस्था तक, किशोरावस्था तक का बाल मनोविज्ञान में अध्ययन किया जाता है, तो उसी को बाल मनोविज्ञान कहते हैं। व्यक्तित्व विकास की नींव पड़ती है तो वह किस अवस्था में पड़ती है, तो वह सहसावस्था में ही पड़ती है। हालांकि हमने अपने टेलीग्राम चैनल पर विभिन्न जो परिभाषाएं थी उनका मैं PDF शेयर किया हूँ टेलीग्राम चैनल पर, तो उसको आप खुद लिख लीजिएगा और उसको याद कर लीजिएगा, वो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। टेलीग्राम चैनल पर शेयर किया हूँ, ध्यान रखिएगा पहले से ही। अगला पॉइंट है सहसावस्था में 4 संवेग होते हैं। कौन कौन से, तो भय, क्रोध, प्रेम और पीड़ा, ये 4 संवेग सहसावस्था में देखने को मिलता है बालक के अंदर। भय होती है क्योंकि नई दुनिया में उसका जो है आगमन होता है, तो उसको हर चीज़ों से भय होती है। क्रोध होता है कभी कभी जब उनको कुछ वस्तुएं नहीं मिलती है, तो पीड़ा, प्रेम की भावनाएं उनके अंतर्गत देखने को ये सभी मिलता है। अगला पॉइंट है कि सहसावस्था जीवन का पूरा क्रम निश्चित होता है। ये किसने कहा था, तो एडलर महोदय ने कहा था कि सहसावस्था से ही जीवन का पूरा क्रम निश्चित किया जाता है या होता है, एडलर ने कहा था। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। और अगला भी मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट कि मनुष्य को जो कुछ भी बनना होता है वो प्रारंभ के 4 से 5 वर्ष में ही बन जाता है। तो ध्यान रखिएगा, मनुष्य को जो कुछ भी बनना होता है वह प्रारंभ में 4 से 5 वर्ष में ही बन जाता है। ये कथन सिगमंड फ्रायड महोदय जी का है, काफ़ी फेमस वैज्ञानिक है सिगमंड फ्रायड। तो ध्यान रखिएगा, इनकी परिभाषा कई बार पूछी जाती है। अगला पॉइंट है सहसावस्था को बालक का कहा जाता है, निर्वाण काल कहा जाता है सहसावस्था को। तो सहसावस्था को बालक का निर्वाण काल कहा जाता है, एक चीज़ को ध्यान रखिएगा। और एक चीज़ काफ़ी पूछी जाती है, हरलाक की एक परिभाषा है, उसको मैं आपको बता देता हूँ कि वो है कि सहसावस्था एक खतरनाक काल एवं अपीली काल है। सहसावस्था को इन्होंने खतरनाक काल, अपीली काल कहा है हरलाक महोदय ने। और बाल विकास को मतलब बाल मनोविज्ञान को, जो बालक का विकास होता है उसको कई अवस्थाओं में, सबसे ज़्यादा अवस्थाओं में बांटने का कार्य भी इन्हीं ने किया था, हरलाक महोदय ने। तो पूछा गया प्रश्न है, तो ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। दूध के दांत होते हैं तो 20 होते हैं और ये 1 वर्ष में लगभग आ जाते हैं दूध के दांत। नवजात शिशु के हड्डियों की संख्या लगभग होती है तो 270 होती है, 270 होती है। जैसे बाल्यावस्था में अब जाएंगे तो ये 370 के आसपास चली जाती है, लेकिन जैसे किशोरावस्था में आएंगे तो आपका 2 से 6 अस्थियां का ही सीमित हो जाता है और मनुष्य में 206 अस्थियां ही पाई जाती हैं। तो ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं और अगला हमारा पॉइंट है कि कौन सी अवस्था में दोहराने की प्रवृत्ति पाई जाती है, तो वह सहसावस्था में ही दोहराने की प्रवृत्ति, मतलब एक ही क्रिया को बार बार करना, कि एक वस्तु को यहाँ से उठाकर बच्चा ले गया तो फिर वहाँ ले जाएगा, फिर वहाँ से यहाँ लेकर आकर रखेगा। तो यही क्रिया सहसावस्था में सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है, ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट, फ्रायड के अनुसार लड़कियों में कौन सी ग्रंथियाँ पाई जाती है, तो इलेक्ट्रा ग्रंथि। कई बार प्रश्न पूछा है, इलेक्ट्रा ग्रंथि पाई जाती है। इससे जो होता है पित्त प्रेम आप कह सकते हैं। तो इलेक्ट्रा ग्रंथि लड़कियों में पाई जाती है, जो पिता के प्रति आकर्षण सबसे ज़्यादा होती हैं लड़कियां। और अगला पॉइंट है कि फ्रायड के अनुसार लड़कों में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है, तो ओडिपस ग्रंथि पाई जाती है। तो ध्यान रखिएगा, इसका ट्रिक एक है कि ई तो लड़की और ओ है तो लड़का। तो ध्यान रखिएगा, ई लड़की, ओ है तो लड़का। इलेक्ट्रा ग्रंथि तो लड़की में, ओडिपस ग्रंथि लड़के में, और मातृ प्रेम जो है लड़कों में पाया जाता है, कि माता के प्रति सबसे ज़्यादा प्रेम जो है लड़कों का होता है। आगे चलते हैं और अगला पॉइंट है कि किस वर्ष में सभी दूध के दांत आ जाते हैं, तो 1 वर्ष में सभी दूध के जो दांत होते हैं ना वो लगभग आ जाते हैं।
स्व प्रेम की भावना का विकास होता है तो वह सहसा अवस्था में ही होता है। इसको नार्सिज्म भी कहा जाता है। आइए, फ्राइड का ही शब्द है नार्सिज्म। नार्सिज्म का मतलब स्व प्रेम, और स्व प्रेम का मतलब कि जो व्यक्ति खुद से प्रेम करता है, खुद के बारे में ही सोचता है कि दुनिया जैसी भी है वो हमारे इर्द गिर्द ही है, तो उसको हम स्व प्रेम कहते हैं, और वो सहसा अवस्था में देखने को सबसे ज़्यादा मिलता है। अगला पॉइंट है कि जन्म के समय शिशु की धड़कन रहती है तो अनियमित रहती है, यानी कि उसका कोई नियम नहीं रहता कि वो कितना स्पीड से धड़क रहा है। तो जन्म के समय शिशु की जो धड़कन होती है वो अनियमित रहती है। हड्डियों में कौन से तत्व पाए जाते हैं? तो कैल्शियम, फास्फोरस और खनिज तत्व जो है हड्डियों में पाए जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा। और बुढ़ापे में जब कैल्शियम की कमी हो जाती है ना, तो वो जो घुटने का दर्द, ऐसे कई प्रकार की बीमारियां जो है हड्डी संबंधी उत्पन्न हो जाते हैं बुजुर्ग व्यक्तियों में। कितने वर्ष का बच्चा सार्थक शब्दों का प्रयोग करने लगता है? तो 3 वर्ष का जो बच्चा होता है ना, वह सार्थक शब्दों का प्रयोग करने लगता है, तो ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट है कि बालक के विकास की शुरुआत होती है तो वह गर्भावस्था से ही शुरुआत हो जाती है विकास की, और वह जीवन पर्यटन चलती रहती है। विकास की प्रक्रिया चलती रहती है तो वह जीवन पर्यटन चलती रहती है। आगे चलते हैं, और अगला पॉइंट है कि जन्म के समय बालक बालिका में लगभग 1/2 सेमी लंबे होते हैं। मतलब कि बालक जो है बालिका से लगभग 1/2 सेमी लंबे होते हैं बालिका से जन्म के समय। लेकिन वही चीज़ जो है ना, बाल्यावस्था के अंत तक जाते जाते लड़कियां जो है लड़कों से लंबी हो जाती हैं, इतना ही लंबी हो जाती हैं लड़कियां। तो ध्यान रखिएगा, जन्म के समय लड़के लंबे होते हैं, लेकिन जैसे जैसे आप बाल्यावस्था के लास्ट में जाएंगे तो लड़कियां बड़ी हो जाती हैं लड़कों से। किस अवस्था में दांत बनना शुरू हो जाते हैं? तो जन्म से पूर्व से ही दांत में बनना शुरू हो जाते हैं, वो मसूड़े में रहते हैं, लेकिन 6 माह में पहला दांत आता है, ध्यान रखिएगा। सहसा अवस्था का नियत समय है जन्म से 6 वर्ष, और स्वकेंद्रीय अवस्था होती है तो सहसा अवस्था ही, यानी कि खुद तक केंद्रित होते हैं तो वह सहसा अवस्था में ही बालक केंद्रित होते हैं। शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन किसने किया था? तो फ्रोबेल महोदय ने किया था। इनकी जो पद्धति थी उनको बालोद्यान पद्धति भी कहा जाता है, सीटेट में पूछा गया प्रश्न है, तो ध्यान रखिएगा कि इनकी पद्धति को बालोद्यान पद्धति भी कहा जाता है, और यह खेल खेल में शिक्षा देने की बात करते हैं। फ्रोबेल काफ़ी अच्छे वैज्ञानिक हैं। अगला पॉइंट है कि भूख और प्यास क्या है? तो वह है जन्मजात प्रेरक होते हैं भूख और प्यास। जब बालक को भूख लगती है, प्यास लगती है, तो वो रोने लगता है, उनकी आवश्यकताएं हो जाती हैं, और वो उस आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए रोने लगता है, और इससे सामने वाले को पता चल जाता है कि बालक भूखा है, प्यासा है। तो भूख और प्यास जो है जन्मजात प्रेरक होते हैं। अगला पॉइंट है कि बालक की प्रथम पाठशाला की बात किया जाए तो वो परिवार होती है, और प्रथम शिक्षक की बात किया जाए तो उसकी माता होती है, याद रखिएगा। गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं? तो 280 दिन, यानी कि 9 महीने 10 दिन लगता है, तो 30 गुणे आप कर सकते हैं 9, और 9 के 27 270, और एक होता है जो 10 दिन के बाद किया जाता है तो इसमें इंक्लूड हो जाता है, आप कह सकते हैं, ठीक, इधर उधर हो जाता है, उसी को 9 महीने 10 दिन रहता है, या 280 दिन आप मांगते हैं। अगला पॉइंट है कि डाल्टन प्रणाली के जन्मदाता कौन है? तो हेलन पार्क हस्टन डाल्टन प्रणाली। और देखिए, डाल्टन प्रणाली एक ठेके प्रणाली के अंतर्गत आती है। इसमें जो होता है, एक बालक को ठेका के रूप में लिया जाता है, और उसमें एक फिक्स होता है कि इतना ज्ञान बालक को इतने दिन में दिया जाना होता है। और ये बड़े बड़े देशों में जहाँ पर जिनके माता पिताओं का हमेशा इधर उधर ट्रांसफ़र होता रहता है, तो उनको बच्चों को सिखाने के लिए ये प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। जैसे अमेरिका में कह सकते हैं, भारत में के जो राजदूत अमेरिका में रहते हैं, तो उन सबकी जो बच्चे होते हैं उनके लिए ये व्यवस्थाएं की जाती हैं डाल्टन प्रणाली का प्रयोग। तो ध्यान रखिएगा, जनक हेलन पार्क हस्ट हैं। अगला पॉइंट है कि वंशानुक्रम में अनुवांशिकी लक्षण होते हैं। तो वंशानुक्रम में अनुवांशिकी लक्षण होते हैं, वो कितने होते हैं?
तो वह 1/2 माता पिता के और 1/2 माता के पक्ष के होते हैं। तो 50% हिस्सा जो होता है वह सिर्फ माता और पिता से ही मिलता है, बाकी और हिस्से जो है उनके पूर्वजों के गुण जो होते हैं वो बालक में हस्तांतरित होते हैं जीन के माध्यम से। तो ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट है कि सहसावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है, तो वह मूल प्रवृत्तियात्मक व्यवहार। मूल प्रवृत्तियात्मक व्यवहार का मतलब ये हुआ कि एक ही क्रिया को बार बार दोहराना। जैसे मतलब कि एक ही क्रिया को बार बार दोहराने का मतलब कि उंगली में मुंह में उंगली का डालना, चूसना, तो वो एक क्रिया ही हो जाती है और वो एक प्रकार की मूल प्रवृत्ति ही हो जाती है और उसी क्रिया को बार बार दोहराना, उसी को मूल प्रवृत्तियात्मक व्यवहार कहा जाता है और ये सबसे ज़्यादा सहसावस्था में देखने को मिलते हैं। ध्यान रखिएगा। कैलिकाक परिवार का अध्ययन किसने किया है, ये तो मुझे पता नहीं, गोडार्डन याद रखिएगा बस। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का काल 7 से 11 वर्ष की अवस्था होती है। जीन पियाजे की अवस्था पढ़े होंगे ना, बाल विकास की अवस्था, उनको विकासी अवस्था का सिद्धांत भी कहा जाता है। उनके सिद्धांत को सीटेट में पूछा गया प्रश्न है। उसके बाद देखिए मूल प्रवृत्तियात्मक मूर्त संक्रियात्मक की अवस्था की बात करें तो यह जीन पियाजे की तीसरी अवस्था है, यानी कि इंद्रजनित गामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक की अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक की अवस्था और अमूर्त संक्रियात्मक की अवस्था। तो 4 अवस्थाएं उन्होंने बांटा, उसमें से यह तीसरी अवस्था होती है 7 से 11 वर्ष की अवस्था। एक अवस्था में बालक क्या होता है कि जो वस्तु उसको सामने दिखती है, जिसको छू सकता है, उसके बारे में वो सोचने लगता है, तर्क वितर्क करने लगता है। सिर्फ जो वस्तु उसको दिखती है, छू सकता है, ज्ञान के बारे में उसको सोचने लगता है, कल्पना करने लगता है, उसी को मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। मूर्त का मतलब जो दिखाई दे, जो हमारे सामने दिखाई दे, उसी को कहा जाता है। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार छोटे बच्चों को किस अवस्था में स्कूल भेजना चाहिए, तो 5 वर्ष की अवस्था में स्कूल भेजना चाहिए। सामान्य बालक किस अवस्था में ध्वनि उच्चारण शुरू कर देता है, तो 9 से 15 माह में बालक जो होता है ना, वह ध्वनि उच्चारण प्रारंभ कर देता है। जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार कितना होता है, तो 500 ग्राम के आसपास का होता है उसके मस्तिष्क का भार। और अगला पॉइंट है, जन्म के समय बच्चे का संवेगात्मक विकास होता है तो उत्तेजना पूर्ण होता है। वो हर चीज़ के लिए उत्तेजित ही रहते हैं, किसी भी चीज़ के लिए। अगर उनके सामने लैंप भी पड़ जाता है ना, तो उसको छूकर वो अपना हाथ जाल लेंगे। तो जन्म के समय बच्चे का संवेगात्मक विकास क्या होता है, तो उत्तेजना पूर्ण होता है। और आप एक परिभाषा सुने होंगे कि सहसावस्था में कौन सा प्रवृत्ति सबसे ज़्यादा पाई जाती है, तो उत्तेजना नामक प्रवृत्ति जो है सबसे ज़्यादा पाई जाती है सहसा अवस्था में। तो ध्यान रखिएगा, सहसावस्था में उत्तेजना नामक प्रवृत्ति जो है सबसे ज़्यादा पाई जाती है। उत्तेजना नामक प्रवृत्ति या संवेग भी आप कह सकते हैं। अगला पॉइंट है हमारा, विशेष शैक्षणिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक सामान्य छात्र और एक दिव्यांग छात्र को समान शिक्षा प्राप्ति का अवसर मिलता है, तो वह समावेशी शिक्षा में मिलता है। यानी कि सामान्य छात्र और जो दिव्यांग छात्र होते हैं, विकलांग छात्र कह सकते हैं, तो उनको जब एक साथ शिक्षा का अवसर मिलता है तो उसको हम समावेशी शिक्षा कहते हैं। वर्तमान समय में यही लागू किया गया है भारत में। 20वीं शताब्दी बालक की शताब्दी है, किसने कहा था, तो क्रू ने कहा था। ध्यान रखिएगा। और अगला पॉइंट है कि नार्सिज्म जो है किस अवस्था को कहते हैं, जिसको स्वप्रेम भी कहा जाता है, तो यह सहसा अवस्था को कहा जाता है। और नार्सिज्म की बात कौन करता है, तो वह करते हैं कौन, सिगमंड फ्रायड महोदय। याद रखिएगा, नार्सिज्म का मतलब होता है कि खुद से प्रेम करना, खुद के बारे में सोचना, जो भी सोचना कि दुनिया जो भी है वो हमारे जैसा ही है, हमारे हिसाब से चलती है। जैसे हम चलना प्रारंभ करते हैं तो दुनिया भी लगता है कि उसको चलना प्रारंभ करती है, उसी को नार्सिज्म कहा जाता है। खुद के बारे में सोचना, सिर्फ इसी अवस्था को कहते हैं सहसा अवस्था को। अब चलते हैं आगे और अगला हमारा स्टार्ट हो जाता है बाल्यावस्था। अब हम बाल्यावस्था के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, बाल्यावस्था की अगर आयु की बात किया जाए तो इस अवस्था की आयु जो है 6 से 12 वर्ष तक की मानी गई है। बाल्यावस्था की आयु 6 से 12 वर्ष की मानी गई है। उसको एलिमेंट्री
स्कूल ऑफ एज, यानी कि जो शिक्षा का प्रवेश समय माना जाता है वो 6 वर्ष ही माना जाता है। एलिमेंट्री स्कूल ऑफ एज इसी को कहा जाता है। उसके बाद समूह की आयु, जिसे हम गैंग आयु भी कहते हैं, गैंग एज भी कहते हैं, वो बाल्य अवस्था को ही कहा जाता है। इस अवस्था में बालक जो है गैंग बनाना जो है स्टार्ट कर देता है। उसके बाद चुस्ती की आयु स्मार्ट एज बाल्यावस्था को कहा जाता है, जिसको हम चुस्ती की आयु कहते हैं। हमेशा कुछ ना कुछ करते रहते हैं, उल्टा सीधा काम करते रहते हैं इसी अवस्था में, बाल्यावस्था में। और गंदी आयु भी इसी स्टेज को कहा जाता है, बाल्यावस्था को, क्योंकि जब उनके हाथ गंदे होते हैं ना तो वो उसी गंदे हाथ से ही खाना खाना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि उनको पता नहीं होता है बाकी चीज़ों के बारे में। अगला पॉइंट काफ़ी महत्वपूर्ण है कि 10 से 12 वर्ष की आयु को परिकाक काल या संचयन काल कहा जाता है। याद रखिएगा, परिकाक काल या संचयन काल कहा जाता है। इसको हम 2 पार्ट में बांटते हैं। 6 से 9 वर्ष की आयु को पूर्व बाल्यावस्था और 10 से 12 वर्ष की आयु को उत्तर बाल्यावस्था का काल बांटा जाता है। ध्यान रखिएगा, 10 से 12 वर्ष की आयु को हम क्या कहते हैं, परिकाक काल या संचयन काल। उसको भी 2 पार्ट में, 6 से 9 वाला पूर्व बाल्यावस्था और 10 से 12 वाला उत्तर बाल्यावस्था का काल बांटा गया है। और बाल्यावस्था को मिथ्य परिपक्वता अवस्था भी कहा जाता है। और किसने कहा है, तो रास महोदय ने कहा है। मिथ्य परिपक्वता का मतलब होता क्या है कि झूठी अवस्था, यानी कि वो अपने को सही बनाने के लिए जो अपनी बातों को है झूठा प्रेजेंट कर सकते हैं। तो मिथ्य परिपक्वता मतलब झूठी अवस्था आप कह सकते हैं। ठीक, अगला पॉइंट है बाल्यावस्था को संवेगात्मक विकास का अनोखा काल किसने माना है, तो कोल एवं ब्रूस ने जो बाल्यावस्था को संवेगात्मक विकास का अनोखा काल माना है। तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बाल्यावस्था में बालक होता है तो वाह केंद्रित अब हो जाता है। सहसावस्था में आत्म केंद्रित था, लेकिन अब जो है वाह केंद्रित हो जाता है, दूसरों पर आश्रित हो जाता है। बाल्यावस्था में दूसरे की तरफ केंद्रित होने लगता है बालक। अभी तो खुद के ही पास केंद्रित था, लेकिन अब वो दूसरे की तरफ केंद्रित होने लगता है। संग्रह करने की प्रवृत्ति किस अवस्था में पाई जाती है, तो बाल्यावस्था में ही पाई जाती है। संचयन कह सकते हैं या संग्रह करने की स्थिति किस अवस्था में, तो बाल्यावस्था में पाई जाती है। अगला पॉइंट है प्राथमिक विद्यालय में प्रवेश की अवस्था बाल्यावस्था को कहा जाता है। बाल्यावस्था में खेल की प्रवृत्ति होती है तो सामूहिक होती है, और समूह भी बनाना इसी अवस्था में स्टार्ट करता है। तो ये भी ध्यान रखिएगा, खेल की प्रवृत्ति बाल्यावस्था में खेल की प्रवृत्ति होनी चाहिए तो वह सामूहिक होनी चाहिए, और समूह बनाना स्टार्ट जो है बाल्यावस्था इसी अवस्था में बालक कर देता है। आगे चलते हैं, और वास्तविक जगत में प्रवेश की अवस्था अगर बात किया जाए तो इसी अवस्था को माना जाता है बाल्यावस्था को। संवेगात्मक विकास का अनोखा काल किसने माना है बाल्यावस्था को, तो कोल एवं ब्रूस। अभी मैंने ऊपर पढ़ा ना कि संवेगात्मक विकास का अनोखा काल किसने माना है, तो कोल एवं ब्रूस ने माना है। उसके बाद बाल्यावस्था में बालक संपर्क रखता है तो समवयस्कों समलिंगियों के साथ, यानी जो अपनी दोस्ती होती है, मित्रता होती है, या वो संबंध भी रखता है तो समवयस्क समलिंगियों के साथ, यानी कि वो लड़का लड़का से ही दोस्ती करेगा, उसके साथ खेलेगा, लड़कियों से नहीं करता है, विषमलिंगी नहीं होता है, वो किशोरा अवस्था में होता है। तो समलिंगी की अवस्था किसे कहा जाता है, तो बाल्यावस्था को कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, इस अवस्था में बालक सबसे ज़्यादा खेलना ही पसंद करते हैं। किस अवस्था में मानसिक विकास बहुत तीव्र गति से होता है, तो वह बाल्यावस्था में ही होता है। और बाल्यावस्था में ही बालक सबसे ज़्यादा प्रश्न भी करते हैं दूसरों से, हर चीज़ों के बारे में जानने की उत्तेजना इनके अंदर होती है। मनोवैज्ञानिकों ने मनुष्य को माना है तो विषयी मुझे पता नहीं है। बाल्यावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता है तो सामूहिक की भावना जो होती है वो बाल्यावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता माना जाता है। और हमने यहाँ देखिए, बाल्यावस्था में सामान्यतः बालक की व्यक्तित्व होता है तो बहिर्मुखी होता है। तो ध्यान रखिएगा,
बाल्यावस्था में शिक्षा का क्या स्वरूप होना चाहिए, तो सामूहिक खेलों एवं रचनात्मक कार्यों के माध्यम से शिक्षा देनी चाहिए। तो बाल्यावस्था में, क्योंकि बाल्यावस्था में वो समूह बनाना स्टार्ट कर देता है, इसीलिए इस अवस्था में जो है सामूहिक खेलों एवं रचनात्मक कार्यों के माध्यम से शिक्षा देनी चाहिए। अगर आप शिक्षा दे रहे हैं तो समूह में बच्चों को शिक्षा देना काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। अगला पॉइंट है कि बाल्यावस्था की प्रमुख विशेषता है तो अधिगम की तीव्रता, अपेक्षाकृत स्थिर विकास प्रक्रिया, यथार्थवादी दृष्टिकोण इसी अवस्था में देखने को मिलता है। हालांकि विकास की जो प्रक्रिया होती है ना, वो बाल्यावस्था में थोड़ा धीमा हो जाती है और सीखने की जो तीव्रता होती है वो अपेक्षाकृत तीव्र होती है इस अवस्था में। लेकिन जो विकास की प्रक्रिया होती है ना, वो थोड़ा धीमा हो जाती है। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे उत्तर किशोरावस्था में तो आपके जो है विकास की प्रक्रिया तीव्र हो जाती है। तो बाल्यावस्था में थोड़ा शांत हो जाता है और काम प्रवृत्ति भी जो है बाल्यावस्था में शांत हो जाती है। अगला पॉइंट, बालिकाओं का भाषा विकास बालकों से आगे रहता है तो किस अवस्था में, तो वो बाल्यावस्था के अंत तक जाते जाते जो बालिका होती है उनका भाषा विकास बालकों से तीव्र हो जाते हैं। मतलब कि कह सकते हैं कि आप हर चीज़ में वो बालकों से आगे हो जाती है। और हड्डियों का विकास हो जाता है तो 16 वर्ष की आयु तक जो है हड्डियों का विकास हो जाता है। बाकी चीज़ें बाल्यावस्था से एक महत्वपूर्ण पॉइंट है, मैं आपको बता देता हूँ। परिभाषा है जो काफ़ी पूछी जाती है। हेडो कमेटी के रिपोर्ट के अनुसार है, हेडो कमेटी के रिपोर्ट के अनुसार पूछी गई परिभाषा है, तो ध्यान रखिएगा। ये कमेटी कहती है कि 11 से 12 वर्ष की अवस्था में बालक की नसों में एक ज्वार उत्पन्न होता है और यदि उसको दिशा दे दिया जाए, उस ज्वार को अगर दिशा दे दिया जाए तो सफलता मिलती है, अन्यथा विनाश की स्थिति आ जाती है उस बालक के अंदर या उभर जाती है। तो ध्यान रखिएगा, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। हेडो कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार ही मैं आपको बताया हूँ। और अब चीज़ें जो है, ये जो बाल्यावस्था का जो टॉपिक था अब हमारा समाप्त हो गया। जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट थे मैंने इसमें कवर कर दिए। अब जल्द ही मैं किशोरावस्था की वीडियो लेकर आऊँगा, उसके बाद किशोरावस्था भी खत्म कर दिया जाएगा। तो चलिए दोस्त, वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब आप जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।